आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो $5 बिलियन का यूएस डॉलर और आईएनआर मतलब इंडियन रुपी का बाय सेल स्वैप ऑक्शन करने जा रहा है। कब? 26 मई 2026 को। अब यहाँ पे हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे किया जाएगा, इसका क्या मतलब निकलता है, सारी चीज़ें डिटेल में। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि ये 26 मई 2026 को ये बाय सेल स्वैप ऑक्शन होने वाला है और इसका अमाउंट होगा $5 बिलियन का। अब यहाँ पे इस तरह का जब होता है ऑक्शन, तो इसमें होता क्या है कि इसमें 2 फेज़ ऐसे समझिए टोटल चलते हैं। इसमें जो फेज़ 1 होता है उसको कहा जाता है नियर लेग। अब नियर लेग का मतलब होता है बाय वाला फेज़ जो होता है। अब इसमें होगा क्या कि जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, वो उनके पास जो भी डॉलर पड़े हुए हैं, उनको आरबीआई के पास वो पार्क करेगा और उसके एवज में जो आरबीआई है उनको वो रुपया देगा। मतलब ऐसा समझिए कि अगर $1 बराबर आज के समय में लेके चलता हूँ मैं 96 रुपए के बराबर अगर ऐसा है, तो अगर ये $100 देंगे तो 9600 रुपए ये बैंक को वापस मिल जाएंगे रुपए के रूप में। तो यहाँ से होगा क्या कि आरबीआई एब्जॉर्ब करेगा जो यूएस डॉलर हैं जो बैंकों के पास रखे हुए हैं उनको। और ये इसका जो दूसरा फेज होगा वो कब होगा? आज से 3 साल के बाद। इसीलिए इसको स्वैप कहा जा रहा है। यहाँ पे होगा क्या कि एकदम ऐसा नहीं है कि ये बैंक ने यूएस डॉलर आरबीआई को बेच दिए हैं। ये कुछ वैसा ही आपका सिनेरियो है कि पार्क करने वाला सिनेरियो है। 3 साल के बाद बैंक ये जो यूएस डॉलर है फिर से आरबीआई से खरीदेंगे और जब इसे खरीदेंगे बैंक, तो बैंक क्या करेंगे? यूएस डॉलर खरीदेंगे, तो ऐसे में वो आरबीआई को जो आईएनआर का अमाउंट है वो देंगे। तो ऐसे में होगा क्या कि जो आरबीआई है वो जितना यूएस डॉलर उसको था मिला हुआ था, जैसे $5 बिलियन होंगे, वो बैंक को वापस प्राप्त हो जाएंगे उनके यूएस डॉलर और आरबीआई को उसके एवज में जो रुपी है वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे इस ये जो फेज 2 है इसको फार लेग कहा जाता है, सेल वाला फेज जो होता है वो होता है। तो इस तरह से ये पूरा ये काम करता है। समझिए टेम्परेरी समय के लिए लिक्विडिटी प्रोविजन है, किसी तरह का यहाँ पे जो रिजर्व है उसमें अल्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, ओएमओ ऑपरेशन ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे बैंक्स को लॉन्ग टर्म में जो रुपी के रूप में लिक्विडिटी है वो प्राप्त होती है आरबीआई से। अब हम अगर थोड़ा इसके की हाइलाइट्स को देखें, तो इसमें जो स्वैप अमाउंट है $5 बिलियन का है। यहाँ पे जो टेन्योर है वो 3 साल का है। ऑक्शन की डेट जो है वो 26 मई को रखी गई है और जो स्पॉट या नियर लेग की डेट है वो 29 मई को है और जो फार लेग की डेट है वो 29 मई 2029 को। ये 2026 है, 2029 का है। यहाँ पे जो ऑक्शन टाइप होने वाला है मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन होगा। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। और इसमें जो मिनिमम बिड साइज है वो कितने की है? $10 मिलियन की, कि इतना कम से कम जो अमाउंट है वो यहाँ पे बिड रहेगा। अब इससे ज़्यादा कितना भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे मल्टीपल्स दिया गया है $1 मिलियन का। मतलब 10 के बाद अगर जाना तो 11-12 ऐसे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये कह सकते हैं कुछ की हाइलाइट्स हैं इनकी। अब हम अगर इसको समझें कि ये जो पूरा 3 साल का जो स्वैप है ये काम कैसे करेगा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एसबीआई को अगर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एसबीआई इस तरह का जो ऑक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करता है और वो $100 मिलियन वो जो उसके पास सरप्लस में पड़े हुए, आप कहेंगे बैंक के पास अगर डॉलर पड़े हैं तो बैंक अपने पास क्यों नहीं रख रहा? तो ये आइडियल पड़े हुए पैसे होते हैं। जैसे कोई एनआरआई का अकाउंट होगा तो उसने जो है डॉलर में अकाउंट खोला होगा तो वो पैसे पड़े होंगे। जो एक्सपोर्ट कंपनीज होती हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं उनमें जो पैसे पड़े होते हैं डॉलर में, मतलब मार्केट में ऐसे घूम नहीं रहे होते हैं। तो जो आइडियल पड़े हुए हैं तो उनको क्या करेगा? एसबीआई मान लीजिए $100 मिलियन है वो जो है आरबीआई को ट्रांसफर करेगा, सरप्लस डॉलर जो उसके पास है। और अगर आज के समय में जो अगर ऐसा हो रहा है उस समय अगर ये कहा जाए कि $1 बराबर 96 रुपए के है, मोटा मोटा अमाउंट ऐसे लेकर के चल रहे हैं राउंड अबाउट ताकि समझना आसान हो। तो ऐसे में आर जो एसबीआई है उसको कितना पैसा आरबीआई से प्राप्त होगा? तो ये $100 मिलियन इंटू में 96 मतलब 9600 करोड़ रुपए ये प्राप्त हो जाएंगे एसबीआई को। लेकिन कब? जब एसबीआई इसमें प्रीमियम कोट करेगा। प्रीमियम कोट करने का मतलब क्या है? एसबीआई कहेगा कि हम 1.5 रुपीज का प्रीमियम कोट कर रहे हैं 3 साल के पीरियड के लिए। अब ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको ऑक्शन कहा जा रहा है। ये अमाउंट प्रीमियम जितना ज़्यादा होगा आरबीआई उसके साथ उतना ज़्यादा स्वैप करे, क्योंकि उसको आरबीआई को जो है वापस 3 साल को उतना अच्छा वहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसमें होगा क्या कि जो एसबीआई है उसको इमीडिएटली जो आइडियल उसके पास डॉलर्स वगैरह पड़े हुए थे, फॉरेन करेंसी थी, उसके एवज में उसको इमीडिएटली जो रुपी में है वो
कैश प्राप्त हो जाएगा और इसका इस्तेमाल वो आने वाले 3 सालों में कर सकता है। चाहे वो इससे जो डोमेस्टिक लोन्स हैं वो बाँटे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन पैसों को लगा दे या फिर जो कैश रिज़र्व जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करे। सीआरआर तो कैश में रखना पड़ता है और जो लोअर बोरोइंग है मार्केट से वो भी यहाँ पे हो पाई, क्योंकि अब एसबीआई के पास 9600 करोड़ रुपए आ ही गए हैं, तो जो बोरोइंग होगी वो भी अब वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो इसका नियर लेग है वो परफॉर्म होगा। और अगर हम बात करें आज से 3 साल के बाद क्या होगा, तो ये होगा फार लेग। अब इसमें क्या होगा, ऑब्लिगेशन होता है, ऐसा नहीं कि एसबीआई कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं खरीद रहे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या होगा कि 3 साल के बाद आरबीआई 100 मिलियन जो डॉलर हैं वो आरबीआई से खरीदेगा। लेकिन अब खरीदेगा कैसे, तो यहाँ पे जो स्पॉट रेट है, मतलब आज के समय का जो रेट था 96 रुपये, उसी पैसे पे खरीदेगा। लेकिन उसके साथ जो उसने प्रीमियम डिसाइड किया हुआ था 1.5 रुपीज़, जैसे आज अगर डिसाइड किया हुआ है, तब जो टोटल रेट होगा वो 97.5 रुपीज़ होगा। मतलब जो एसबीआई है वो जो 9600 करोड़ रुपए उसको प्राप्त हुए थे वो आरबीआई को वापस करेगा और इसके साथ-साथ वो इसमें 150 करोड़ रुपए और ऐड करके आरबीआई को देगा। किस लिए? क्योंकि 3 साल तक वो पैसा को यूज़ कर रहा था, वो प्रीमियम जो है वो आरबीआई को देगा। तो ऐसे 100 मिलियन जो लौटाएगा, तो 9600 करोड़ रुपए मिला था, लेकिन 9750 करोड़ रुपए वो आरबीआई को वापस करेगा। तो इस तरीके से पूरा काम करता है। तो ये पूरा ऐसा स्वैप एक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा कि एसबीआई को 3 साल तक के लिए 9600 करोड़ रुपए मिले हैं, वो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा रहा है या फिर बोरोइंग कर रहा है उसकी, तो उसको उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी प्राप्त हो जाती है। और वहीं पे आरबीआई को क्या मिला कि उसको पास डॉलर मिल गया, 5 बिलियन जो डॉलर्स हैं, इस तरह बहुत सारे बैंक्स होंगे जो कमिट करेंगे, तो 5 बिलियन डॉलर के रूप में उसको फॉरेन करेंसी प्राप्त होगी। उसको कहीं से उधार नहीं लेना पड़ा, कुछ और भी बेचना नहीं पड़ा या कुछ खरीदना नहीं पड़ा, ऐसे उसको वहाँ पे पैसा प्राप्त हो जाएगा डॉलर के रूप में। अब आप सोचेंगे कि आरबीआई ऐसा कर क्यों रहा है, इस तरह का जो ऑक्शन है? तो सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है कि जो लिक्विडिटी है लॉन्ग टर्म के लिए वो यहाँ पे आरबीआई इन्फ्यूज़ कर रहा है बिना, और जो रेपो रेट है अभी चेंज नहीं किया। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो आरबीआई है वो रेपो रेट बढ़ा सकता है। लेकिन अभी बिना रेपो रेट चेंज किए या फिर आप कह सकते हैं बिना कोई ओपन मार्केट ऑपरेशन किए आरबीआई ने लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का काम इसके द्वारा किया है कि 3 साल का जो स्वैप है वो प्रोवाइड हो पाएगा बैंक्स को। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कह सकते हैं वर्तमान समय में जो डॉलर का कीमत चल रही है स्पॉट रेट, उसके अनुसार जो बैंक के पास डॉलर पड़े हुए हैं उनके एवज में उनको रुपये मिल पाएगा, जिससे वो आगे बिजनेस कर सकते हैं। और जो रुपया है जो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, 96 रुपये से भी ज़्यादा इसका जो वैल्यू है वो आ चुकी है। लोग कह रहे हैं 100 रुपीज़ तक ये जाएगा, मतलब $1 बराबर 100 रुपीज़ होगा, जो कि काफ़ी महंगा सौदा होगा इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया को ऑयल खरीदना है या कुछ भी ऐसा है जो इम्पोर्ट करना है, अब बिना ऑयल के तो रहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में उसके लिए इंडिया को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। अब सोचिए कि अगर $1 बराबर, ऐसे समझिए $1 बराबर अगर 50 रुपए है, और ये समझिए कि अगर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, $50 के आसपास चल रहा है, तो इंडिया को 1 बैरल खरीदने के लिए कितना रुपया पे करना पड़ेगा? अगर रुपए में आप देखेंगे तो वो पे करना का पड़ेगा $50 इंटू में 50, मतलब 2500 रुपए पे करने पड़ेंगे। ओके। लेकिन अगर यही $1 बढ़ करके कितना हो जाए, $100, 100 रुपीज़ के हो जाए, $1 की वैल्यू 100 रुपीज़। अब सेम अगर क्रूड ऑयल जो है $50 का भी रहे, तब भी अब इंडिया को इसके लिए 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे, है ना? तो आप समझिए कि यहाँ पे इसलिए इंडिया के लिए जो महंगाई है वो बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पे जो डॉलर की कीमतें हैं वो बढ़ती जाएँगी, रुपया कमज़ोर होता रहेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें करी जाती हैं, उससे क्या होता है कि जो रुपये की वॉलेटिलिटी है उसमें थोड़ा-सा कमी आती है। उसके साथ-साथ जो कूलिंग फॉरवर्ड प्रीमियम्स हैं, वहाँ पर भी ये ईज़ देखने को मिल सकती है। कूलिंग फॉरवर्ड का प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप कोई इम्पोर्टर हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मेरे को आने वाले अगले साल में कुछ समय में जो इम्पोर्ट है वो करना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे डॉलर पे करने पड़ेंगे। अब सोचिए, अगर आज $1 बराबर 96 रुपए के है, तो कोई भी सोचेगा कि आने वाले समय में ये कहीं 150 ना पहुँच जाए या ₹100 ना पहुँच जाए। मान लीजिए कोई सोच रहा है कि 3 साल के बाद 150 पहुँच गया तो क्या करेंगे? तो ऐसे में उसको अपनी जेब से ज़्यादा दे के देना पड़ेगा, है ना? डॉलर में कन्वर्ट होकर के उतना ही रुपया उतना ही डॉलर आएगा, लेकिन इंडियन मनी में उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि डॉलर महँगा होता जा रहा है। तो लोग क्या करेंगे, आज से ही बुक करना शुरू कर देंगे डॉलर को। तो अगर वो डॉलर को प्री बुकिंग करना शुरू कर देंगे आज के रेट पे, तो अगर वो बैंक के पास जाएँगे तो बैंक भी सोचेगा हमारे पास डॉलर कहाँ पे हैं? तो ऐसे में बैंक सोचेगा कि हम इनसे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं। ठीक है, हम 96 रुपए में कर देंगे, लेकिन हम ज़्यादा प्रीमियम इसके लिए लेंगे, इसको पैनिक फ़ी ऐसे कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसे समझिए कि जब आरबीआई ने $5 बिलियन बैंक से लिया हुआ है,
और ये 3 साल के बाद पता है कि ये जो पैसा है ये आरबीआई जो है वापस करेगा बैंक को, तो यहाँ पे जो पैनिक बाइंग वाला जो सिनेरियो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बैंक्स को भी पता है कि उनके पास $5 बिलियन के आसपास 3 साल में वापस आएंगे। तो ऐसे में जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी कम होता है, और इसकी वजह से जो पैनिक फी होती है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं जिनको टैकल करने के लिए आरबीआई ने ऐसा किया है। अब इसका हमारी इकॉनमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहली बात तो आरबीआई का जो फॉरेन जो रिजर्व है वो इम्प्रूव होगा। सिंपल सी बात है, मतलब फॉरेन रिजर्व में $5 बिलियन जो है वो ऐड हो जाएंगे ये ऑक्शन कंप्लीट होने के बाद में। तो फॉरेन रिजर्व हमारा अच्छा होगा, जो कि एक कह सकते हैं सेंट्रल बैंक के लिए अच्छी बात है। मतलब जितना हमारा फॉरेन रिजर्व अच्छा होगा, उतना ही जो एफपीआईज है उनको भी अच्छा सिग्नल मिलेगा कि हाँ, इनके पास काफ़ी पैसा है, अभी किस तरह की कोई वॉलेटिलिटी वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन इसमें ये भी समझिए कि ये कोई परमानेंट अल्टरेशन नहीं है फॉरेन रिजर्व का, मतलब $5 बिलियन ऐड हो गए, ये 3 साल के बाद वापस करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे कि कुछ ऐसा हुआ है कि $5 बिलियन आए हैं, ये 3 साल के बाद जो है वो खत्म हो जाएंगे। एक तरह का पार्किंग यहाँ पे चल रहा है, तो इसको इस सिनेरियो से देखना होगा। फिर दूसरा है कि ये यहाँ पे जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सिंपल सी बात है, वो उसको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि $5 बिलियन के एवज में वर्तमान समय में बैंकों को जो स्पॉट वैल्यू है डॉलर की, उसके अनुसार जो रुपया है वो प्राप्त होगा। वो जो प्राप्त होगा, जो आइडियल डॉलर पड़ा था उसको तो वो लोन पे दे नहीं रहे थे, तो जब रुपए प्राप्त होंगे तो वो उसको लोन पे देंगे। अब वो अगर उसको लोन पे देंगे तो सिंपल सी बात है, जो लेंडिंग रेट है वो थोड़ा लो होंगे, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो पाएंगी, जैसा सीआरआर वगैरह हैं, और इसके साथ साथ जो बिजनेस या कंज्यूमर्स हैं उनके पास और ज़्यादा क्रेडिट फ्लो होगा, है ना? क्योंकि भाई बैंकों को एक्स्ट्रा में यहाँ पे लिक्विडिटी प्राप्त हो रही है। और ये बात ये भी दिखाता है कि जो सेंट्रल बैंक की एजिलिटी है, मतलब सेंट्रल बैंक किसी भी देश का कितना ज़्यादा एजाइल है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो अपना रहा है अपने यहाँ की जो इकॉनमी है या फिर जो रुपी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। और फॉरेन रिजर्व जितना अच्छा होता है किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का, उतना ही मजबूत वो देश समझा जाता है। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको समझ के रखना है, जैसे मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन। देखिए, एक होता है फिक्स्ड प्राइस में क्या है कि उसमें प्राइस फिक्स कर दिया गया, अब उसके ऊपर नीचे नहीं जाना है। मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बिड्स होंगी जो मल्टीपल प्राइस में होंगी, अब वो कुछ भी हो सकती हैं, और वहाँ पे बिड्स के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, प्राइस वो डिसाइडेड है, किसके मल्टीपल में हो सकते हैं वो डिसाइडेड है। तो जो सक्सेसफुल बैंक्स हैं उनको अलॉटमेंट मिलेगा, जो प्रीमियम रेट्स हैं जो उन्होंने कोट किया हुआ है इंडिविजुअल बिड्स में, उसके अनुसार पे। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे मल्टीपल प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं पे टेन्योर की बात करें तो 3 साल का रहने वाला है, उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट समझिए एक्सपायर होगा और ये बाय बैक वापस होगा। वहीं पे ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स की बात करें, जैसे जो बड़े बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, पीएनबी हो गया, सब ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक की कैटेगरी में आते हैं। केवल यही जो बैंक्स हैं यही परमिटेबल हैं कि इस तरह का जो ऑक्शन है उसमें भाग ले सकते हैं, और कोई इसमें भाग नहीं ले सकता है। तो ऐसा समझिए कि वर्तमान समय में जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस उत्पन्न हो रखी हैं, जिसकी वजह से ऑयल जो है महंगा हो रहा है, पर बैरल की ऑयल की प्राइस जो है बढ़ती जा रही है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है उस सिचुएशन को, उसके लिए आरबीआई की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक कदम ये भी है। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।